The expansion of British Empire एक सेकेंड क्लास, चलिए हाँ, आफ्टर स्टैब्लिशिंग देयर पोजीशन इन बंगाल, जब उन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया, द इंग्लिश वांटेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल एंड कॉन्क्योर मोर टेरिटरीज। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि इन्होंने फ्रेंच के साथ जब इनका बैटल हुआ तो इन्होंने मद्रास, पौंडीचेरी, इन सब पे अपना कब्जा कर रखा था। उसके बाद बैटल ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर करने के बाद इन्होंने क्या किया, बंगाल पे भी कंट्रोल कर लिया। फिर इन्होंने धीरे धीरे अपने पैर बढ़ाने शुरू किया, अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया, और भी टेरिटरीज को और भी राज्यों को अपने अंडर लेना चाहा। मैसूर वाज द पावरफुल स्टेट विद प्रॉफिटेबल ट्रेड इन द पेपर एंड कर्डमम। यहाँ पे कर्डमन होना चाहिए था, ये स्पेलिंग गलत लिखी, मम लिखा है, मम नहीं होता, मन होता है, कर्डमन। मैसूर जो था उस वक्त का सबसे शक्तिशाली और लाभप्रद राज्य था, जहां किस दृष्टि से, वहां पर काली मिर्च और कर्डमन का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वो होती, इसलिए वो लाभ का बिजनेस था, वहां पर उनको प्रॉफिट होता। हैदर अली द रूलर ऑफ द मैसूर, हैदर अली जो था वो रूलर था मैसूर का, हैड द सपोर्ट ऑफ द फ्रेंच, उसको फ्रेंच का सपोर्ट था। नॉट ओनली वॉज हिज इन्फेंट्री ट्रेन्ड बाय द फ्रेंच, बट मोस्ट ऑफ हिज आर्टिलरी वॉज ऑल्सो मैन्ड बाय देम, मैनेज्ड होगा, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, सही कर लीजिएगा। कि हैदर अली जो था वो, उसको फ्रेंच का सपोर्ट मिला हुआ था। इसके अलावा नॉट ओनली हिज इन्फेंट्री, और जो उसकी सेना थी वो फ्रेंच के द्वारा ट्रेंड ही नहीं थी, जब बल्कि उसकी जो आर्टिलरी थी, यानी जो उसके तोप गोले का जो था, वो भी फ्रेंच के द्वारा मैनेज किया गया था। द ब्रिटिश सॉ this as a threat, and eventually 4 Anglo-Mysore wars were fought between the years of 1767 to 1799. Hyder Ali died in 1782 and his son Tipu Sultan succeeded him. और आर्टिलरी इतनी बेस्ट है, फ्रेंच का सपोर्ट है, ये देख के ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा डर हुआ, और धीरे धीरे इवेंचुअली और समय के साथ क्या हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ, जो 1767 से लेकर 1799 तक चला था, जिसमें हैदर अली 1782 में एक्सपायर हो गया था, और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने आगे इसको कंटिन्यू किया। In 1789, टीपू सुल्तान अटैक्ड ट्रावनकोर। 1789 में अपने फादर की डेथ के बाद टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर को आक्रमण किया, विच वॉज द ब्रिटिश एली, जो ब्रिटिश का राज्य था। दिस गेव द ब्रिटिश एन एक्सक्यूज टू वेज वॉर ऑन मैसूर, जिसको उसने ब्रिटिशर्स को युद्ध का जो खर्चा हुआ था, युद्ध में जो उसके एक्सक्यूज में दिया था उसे। टीपू's tactical skills and well trained army was leading him to a win, और जो टीपू की सेना का मैनेजमेंट था, उसकी जो कुशल अभ्यास था, उसका युद्ध करने की जो अच्छी नीति थी, उसकी वजह से वो जीत गया। It was then that the British Governor General Charles Cornwallis managed to convince the Maratha and the Nizam of Hyderabad to ally with the British. उसके बाद जो कॉर्नवालिस उस वक्त के गवर्नर थे, उन्होंने इस बात के लिए अपने आप कन्विंस किया, निजाम और मराठा को समझाया कि वो ब्रिटिश के साथ एली, मतलब एक संधि कर ले। दिस वॉज अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट फॉर टीपू, और मराठा को, निजाम को ब्रिटिश ने अपने साथ मिला लिया, जिसकी वजह से टीपू को बहुत ही खराब हार का सामना करना पड़ा। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइंड इन 1792। उसके बाद जब वो हार गया तो वहां पर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में, और जिसमें टीपू को अपना आधा राज्य सरेंडर करना पड़ा था ब्रिटिशर्स को। टीपू was hungry for revenge and tried to ally with the French.
टीपू जो था वो अपने उसको बदले की भूख थी और वो फ्रेंच के साथ मिलकर विद द फ्रेंच एंड द जामन शाह ऑफ काबुल, और वो काबुल के जो वो थे उस वक्त के नवाब कह सकते हैं या राजा जो भी थे, जामन शाह, उनके साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ बदला लेना चाहता था। ही ऑल्सो रिफ्यूज टू गेट इनटू द सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश, और उसने ब्रिटिश के साथ सब्सिडरी अलायंस को भी मानने से इनकार कर दिया था। सब्सिडरी अलायंस एक तरह की संधि थी जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जो रहेगा, ओके, उसको ब्रिटिशर से फायदा मिलेगा, बट शर्तें थी उनकी। जैसे कहीं अगर कोई आप पे अटैक करता है तो ब्रिटिशर्स आपको डिफेंड करेंगे, आप हथियार नहीं रख सकते, अगर आप पर किसी ने अटैक किया तो आप बिना ब्रिटिश की परमिशन के युद्ध नहीं कर सकते, और बहुत सी उनकी आपको उनको अगर आप ब्रिटिश के वो सब्सिडरी अलायंस को अपने में शामिल करते हैं तो आपको, मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चन भेजा भी था शॉर्ट में, शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 4 था, मैंने आपको दिया भी था। अगर आप ब्रिटिश की सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको उनकी सेना अपने राज्य में रखने के लिए खर्चा भी देना पड़ेगा। इस तरह करके उन्होंने कुछ शर्तें रखी हुई थी। तो बहुत से राजा थे जिन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि हमारे राज्य की रक्षा ब्रिटिश करेंगे, बाहर के अटैक से हमारी सुरक्षा होगी, और कुछ थे जिन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, उनमें से टीपू सुल्तान भी था जिसे सब्सिडरी अलायंस को नहीं माना था। दिस लेड टू द ब्रिटिश टू अटैक, और जिसकी वजह से ब्रिटिश ने फिर से अटैक किया क्योंकि उसने सब्सिडरी अलायंस को नहीं माना था। द फोर्सेस ऑफ द मैसूर वर सराउंडेड बाय द ब्रिटिश एंड द मराठास, और जो मैसूर की फोर्सेस थी वो ब्रिटिश और मराठाओं के द्वारा घेर ली गई थी। द हेवनली outnumbered Mysore troops were taken by surprise and faced the final defeat, और इतनी बड़ी नंबर में जो दो लोग मिलकर उनके अगेंस्ट आ गए थे मैसूर टीपू सुल्तान के, तो उनके लिए चौंका देने वाली बात थी और उनको एक आखिरी हार का फिर से सामना करना पड़ा विद द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, और उसी के बाद टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। द लार्ज चंक ऑफ टेरिटरीज, यानी कुछ चंक, वैसे तो वर्ड आप बड़ी जैसे जो पकौड़ियां कहते हैं ना चंक्स के लिए, उस तरह के वर्ड में चंक यूज होता है, बट यहाँ चंक ऑफ टेरिटरी यूज हुआ है, यानी बहुत बड़ी संख्या में जो राज्य थे वो वेंट इनटू द हैंड ऑफ ब्रिटिश, बहुत बड़ी संख्या में ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल चले जाते हैं। द टीपू फैमिली वाज एक्साइल्ड टू वेल्लोर, और टीपू की फैमिली को वेल्लोर में ट्रांसफर कर दिया गया। एक्साइल्ड मतलब देश निकाला, वहां जहां से वो थे उनको वहां से देश निकाला कर दिया गया। मराठा, इसके बाद पहला था जिसमें टीपू सुल्तान और हैदर अली थे, उसके बाद एंग्लो मराठा वार हुआ था। पहला ये हुआ था एंग्लो मैसूर वॉर, क्योंकि इसमें ये मैसूर वालों के साथ था, टीपू सुल्तान के साथ था। फिर यहाँ इसके बाद इन्होंने एंग्लो मराठा वॉर किया, यानी जब इन्होंने हैदराबाद जो वो थी टेरिटरी, उस पर जब इनका मैसूर टेरिटरी पर कब्जा हो जाता है, फिर ये महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं। उस वक्त महाराष्ट्र में मराठाओं का राज्य था, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने इनसे भी युद्ध किया। The way in which the Maratha allied with the British to defeat the ruler of मैसूर, जिस रास्ते से मराठाओं ने ब्रिटिश के साथ संधि करके मैसूर के रूलर्स को यानी टीपू सुल्तान को हार दी थी। वन वुड थिंक दैट, उनमें से कुछ लोगों ने सोचा, दियर अलायंस हैड सम परमानेंस, और कुछ लोगों ने उस अलाइड को परमानेंट समझ लिया। हाउएवर द ब्रिटिश वांटेड टू कर्ब द पावर ऑफ द मराठा, जबकि ब्रिटिश चाहते थे मराठाओं की भी शक्ति को कंट्रोल करना चाहते थे। द ब्रिटिश मराठा एज दे वर द ग्रेजुअली स्ट्रेथनिंग आफ्टर द मुगल रूलर बिगेन टू द वीकेंड, और मराठाओं की शक्ति कब बढ़ी, जैसे जैसे मुगल वीक होते चले गए वैसे वैसे मराठाओं की शक्ति बढ़ गई थी, इसलिए ब्रिटिशर्स उनको भी कंट्रोल करना चाहते थे। द मराठा एंड द ब्रिटिश फॉट 3 wars between 1775 to 1818,
और मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में 1775 से लेकर 1818 तक युद्ध चला बिफोर द ब्रिटिश मैनेज टू डिफीट द मराठा कंप्लीटली। और ये युद्ध जब तक चलता रहा जब तक ब्रिटिशर्स ने मराठाओं को पूरी तरह से हरा नहीं दिया। द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड द डिसयूनिटी एंड रिवलरी दैट एग्जिस्टेड इन द मराठा क्लान्स। यहाँ पे क्लैन कहते हैं कुल के लिए, particularly in the house of the पेशवा। ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट करना होता है, बर्बाद करना, शोषण करना, और एकता को और उनके बीच में युद्ध करवाकर पूरी तरह से जो मराठा कुल थे उनको बर्बाद कर दिया था, उनकी एकता को भंग कर दिया था। और उस वक्त के जो पेशवा थे उनके घरों, मतलब हाउस ऑफ पेशवा, जो पेशवा खानदान था उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। अंडर द ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग द पेशवा वाज कंप्लीटली डिफीटेड। और जो मैसूर का युद्ध हुआ था, एंग्लो मैसूर वॉर था, वो क्लाइव के अंडर में हुआ था, नहीं कॉर्नवालिस के अंडर में हुआ था। और एंग्लो मराठा वॉर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के अंडर में हुआ, जिसमें उन्होंने पेशवा को कंप्लीटली हराया और पेंशन ऑफ, और उनकी पेंशन को भी ऑफ कर दिया था। एंड द मराठा टेरिटरी वर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। एनेक्स मीन्स होता है जीतना या कब्जा कर लेना। मराठाओं का भी जो राज्य था वो ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था। पेशवा उस वक्त के मराठाओं के जो मंत्री होते थे उनको कहा जाता था। ओके, फिर एंग्लो सिख वार हुआ, यानी कि हैदराबाद के बाद ये महाराष्ट्र आए, महाराष्ट्र के बाद इन्होंने पंजाब पे कब्जा करना चाहा। उस वक्त सिख भी बहुत पावरफुल थे। द सिख बिकेम वेरी पावरफुल अंडर द महाराजा रंजीत सिंह। सिख जो थे वो महाराजा रंजीत सिंह के कंट्रोल में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। महाराजा रंजीत सिंह नॉट ओनली हैड अ कॉर्डियल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द इंग्लिश बट ही हैड एन एफिशिएंट आर्मी टू। महाराजा रंजीत सिंह के कॉर्डियल और डिप्लोमेटिक रिलेशन इंग्लिश के साथ ही नहीं थे, बल्कि उनके पास पर्याप्त सेना भी थी। द डेथ ऑफ रंजीत सिंह इन 1839 लेड टू अ सिविल वॉर। और उनकी डेथ जब हुई 1839 में, तो एक सिविल युद्ध होता है, एक साधारण सा जनता के मध्य युद्ध हुआ। 1843 रंजीत सिंह यंगेस्ट सन वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन, और 1843 में रंजीत सिंह के छोटे बेटे को सिंहासन पर बैठाया गया। द रिलेशनशिप बिटवीन द सिख एंड द ब्रिटिश वर स्ट्रेन्ड एज द सिख had refused passage to the British during the Anglo-Afghan War। और जब एंग्लो अफगान वार हुआ था तो जो सिख थे उन्होंने इनको रास्ता देने से मना कर दिया था। The British made use of this situation and fought two war with the Sikh। और उन्होंने, ब्रिटिश ने क्या किया, सिखों की उनका मना करना, युद्ध को आमंत्रण देना हुआ था, और उन्होंने उनके साथ दो युद्ध लड़े थे जो 1845 से 1849 तक लड़ा गया। अल्टीमेटली सिख वर डिफीटेड एंड पंजाब टू बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ऐसा कहा जाता है अगर महाराजा रंजीत सिंह होते तो पंजाब ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं जाता, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल थे और उनको पता था कि कैसे इनके साथ टैकल करना है। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिटिशर्स की एक ये पॉलिसी है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी, लैप मीन्स गोद होता है, ठीक है। डॉक्ट्राइन नीति को कहा जाता है या सिद्धांत को भी कहते हैं, गोद लेने की नीति। शॉर्ट उसमें बताती हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी हिस्ट्री में लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी 1848 से ये 56 तक, जब यहाँ पर जनरल था इंडिया का। और उस पॉलिसी को उसने स्टार्ट किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी को, राज्यों को जीतने के लिए। इफ द रूलर ऑफ द किंगडम, इस नीति में था अगर किसी राज्य का जो शासक है which was either protected and dependent upon the British, वो चाहे ब्रिटिश के द्वारा प्रोटेक्टेड हो या डिपेंडेंट हो ब्रिटिश पे, died without natural hire, अगर वो बिना किसी अपने उत्तराधिकारी के मर जाता है, his state would either lapse, और उसके तो उसके राज्य को या तो गोद लिया जाएगा या उसे कंपनी को दे दिया जाएगा। जैसे कि द किंगडम annexed using the policy word सतारा
और जिन किंगडम्स को, जिन राज्यों को उन्होंने गोद लिया था वो सतारा था, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी था। ठीक है, यानी कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई का आपने सुना है, जो उनको बेटा हुआ था गंगाधर राव, जिसका नाम रखा गया था उनके बेटे का, जो उनका अपना बेटा था, जो वो एक्सपायर हो जाता तो उन्होंने दामोदर राव को गोद ले लिया था। ब्रिटिशर्स को ये बात पता चल गई थी कि ये बेटा इन्होंने गोद ले लिया है, इनका नेचुरल हायर नहीं है ये। तो वो जो झांसी का युद्ध हुआ है ब्रिटिशर्स के साथ, वो इसी बात के लिए हुआ था, क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटिश झांसी इनको ब्रिटिशर्स को मिल जाए। डॉक्टर लैक्सी के रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने झांसी पर अटैक किया था। ठीक है, उसी तरह सभी राज्यों के लिए था कि अगर आपके पास कोई भी राजा है जिसका अपना, जैसे नाना साहब पेशवा कानपुर के थे, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो वो कानपुर पर अटैक करते थे कि पेशवा जो कानपुर है वो इनको मिल जाए। बट युद्ध होता रहा, परिस्थितियों के साथ जैसे चलते रहे। बहुत लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, बहुत लोगों ने अपना राज्य ने दिया था और बहुत लोगों ने नहीं भी दिया था। ठीक है, another clues of the policy for annexation of the kingdom was alleged mismanagement in administration। इसके अलावा कुछ इस पॉलिसी के और भी क्लू मिलते हैं कि राज्यों को कब्जा करने की जो बात थी वो मिसमैनेजमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का काम करने का जो तरीका था वो अच्छा नहीं था। ऑन द बेसिस ऑफ द किंगडम ऑफ अवध, अवध का जो किंगडम था उस पर इन्होंने 1856 में कब्जा किया। और दिस लेड टू अ लॉट ऑफ डिसकंटेनमेंट अमंग द इंडियन। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडियन थे और इंडियन रूलर्स थे उनके बीच में अस्थिरता आ गई। दे बिकेम हाईली सस्पिशियस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश। और इसके बाद ब्रिटिश के लिए राजाओं के मन में संदेह की भावना उत्पन्न होने लगी। एंड दिस फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी बिकम वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट 1857। और इसी संदेह की भावना ने 1857 के रिवोल्ट को जन्म दिया। 1857 का रिवोल्ट, जिसको 1857 का युद्ध कहा जाता है, संग्राम कहा जाता है, जिसमें मंगल पांडे थे, उसको यहीं से कहते हैं धीरे धीरे वो लोगों के मन में उनकी रियल सच्चाई जो थी ब्रिटिशर्स की वो आना शुरू हुई थी। The other factor that generated intense discontent was abolition of title and pension। इसके अलावा राजाओं के मन में जो संदेह हुआ था वो उनके द्वारा, जैसे किसी को नाम दिया गया कुछ अलग, वो भी टाइटल्स जो थे, जैसे पेशवा का था, या और भी जो टाइटल दिए जाते थे, जैसे महाराजा धीराज दिया गया किसी को, या कोई और टाइटल दिया गया, वो भी ब्रिटिशर्स ने ले लिया था। इसके अलावा जो उन्हें पेंशन मिलती थी वो भी ब्रिटिशर्स ने बंद करवा दी थी। द टाइटल ऑफ मेनी एक्स रूलर, जैसे बहुत से जो टाइटल थे उनको रूलर थे जो पुराने हो चुके थे उनको टाइटल मिला होता, लाइक द अवब नवाब ऑफ द कर्नाटक, सूरत एंड द राजा ऑफ तंजौर। इसे करके जो पुराने रूलर थे उनके पास जो ये टाइटल थे वो ले लिए गए थे। वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय डलहौजी, ये डलहौजी के द्वारा पहचाने नहीं गए। एंड मेनी अदर वर्ड रिफ्यूज्ड पेंशन, और डलहौजी ने इनको नहीं पहचाना, इनको भी और पेंशन्स को भी मना कर दिया था। डलहौजी पॉलिसी intensified the displeasure of the affected rulers to the extent that the revolt broke out soon after the Dalhousie left in 1856। और इन्हीं सब कारणों से धीरे धीरे 1856 में जब डलहौजी ने वो छोड़ा, उसका गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल था वो खत्म हुआ, और ठीक उसके तुरंत बाद 1857 में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर दी गई है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। नवाब वाजिद अली साहब फाउंड हिमसेल्फ मिसफिट फॉर द हाई ऑफिस which he was elevated by chance. Wajid Ali Shah's character was complex. He was neither an unscrupulous knave nor a brainless libertine. He was a lovable and generous gentleman. He was a voluptuary
still he never touched wine, and though sunk in pleasure, he never missed his 5 daily prayers. The literary a literary and artist attainments of the Wajid Ali Shah which distinguished him for his कंटेम्पोरेरीज। ये जीडी भटनागर अवध के जो उस वक्त के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके बारे में ये खोज करके बताया गया है कि जो वाजिद अली शाह थे वो कैसा था, वो मतलब नवाब की पोस्ट के लिए तो अच्छा नहीं था, बट उसको नवाब बाई चांस बना दिया गया था। उसका कैरेक्टर था वो मिला जुला था। ही वॉज नीदर अनसर्कलप्लस ने, वो एक बहुत अच्छा राजा नहीं था, बट ब्रेनलेस, और ना कि वो बिना दिमाग का था। ठीक है, कि वो अच्छा इंसान था, प्यारा इंसान था, जनरल जेंटलमैन था, दयालु था। वैल्यू पेट्री मीन्स आप एक बार सर्च करिएगा। उसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, उसने कभी प्लीजर यानी आनंद की तरफ वो नहीं मुड़ा। ही नेवर मिस्ड हिज, और अपनी डेली 5 बार की जो नमाज होती है उसको, प्रार्थना को उसने कभी नहीं छोड़ा। इट वॉज अ लिटरेरी, और वो पढ़ा लिखा था, आर्टिस्टिक उसमें कलाएं थी। वाजिद अली शाह जो था वो सभी अपने उस वक्त के कंटेम्परेरीज होते हैं। आपके आसपास जैसे क्लास में कोई मॉनिटर है, आप ले सकते हैं, सिंपल कंटेम्परेरीज कहते हैं, उसी समय के जो राजा लोग थे उनसे वो बहुत अलग था। ठीक है, ये वाजिद अली शाह के बारे में बताया गया। बेस्ड ऑन द नवाब एक्सट्रैक्ट ड्रॉ द कैरेक्टर स्केचेस। आपको फिर ये क्वेश्चन कहे जा रहे हैं, ये कैरेक्टर स्केच बनाना है, लिखना होगा आपको, तो एक्टिविटी में है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी बची है अब आपकी, जब हम कल रीड करेंगे। ओके, लास्ट है, इसके बाद एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी है आपने।